हम इंग्लिश भाषा के अंतर्गत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चैप्टर शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वही महत्व है जैसे जो सवाल गणित का अर्थमेटिक से नहीं हल हो पाता है वो अलजेब्रा से हल होता है, उसी प्रकार से जो ट्रांसलेशन हिंदी का इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में नहीं बन पाता है वो पैसिव वॉइस में बनता है। तो अब इंग्लिश के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का वो वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस का वो सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। इसलिए हिंदी में थोड़ा और इंग्लिश में अंतर है। हिंदी का जो सीरियल है SOV ये हिंदी का सीरियल है और हिंदी का सीरियल का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा इसमें चेंज हो जाता है और इसको कहते हैं सीरियल बदल जाता है SVO। ये इंग्लिश का सीरियल है लेकिन ये एक्टिव वॉइस का सीरियल है। किसका सीरियल है? एक्टिव वॉइस का सीरियल है, एक्टिव वॉइस का सीरियल है। जबकि पैसिव वॉइस में जब हम इसको बदलते हैं तो थोड़ा इसमें बदल जाता है सीरियल। क्या हो जाता है? OVS। ये इंग्लिश का ही है लेकिन ये पैसिव वॉइस का सीरियल बन जाता है। किसका सीरियल बन जाता है? पैसिव वॉइस का सीरियल बन जाता है। अब हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में बदलने के लिए साधारण वाक्यों का फार्मूला तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? फार्मूला तैयार करते हैं। कैसे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का हमेशा नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। लेकिन सहायक क्रिया जो है टेंस के अनुसार बदलती रहेगी। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार बदलती रहेगी, टेंस के अनुसार। अब इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब आती है। क्या आती है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे जिस टेंस का ये वाक्य क्यों न हो, ये हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर विया बाई लगेगा। बाई लगाने के बाद फिर जो है वो सब्जेक्ट हम लिखते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किसमें आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये आपका एक फार्मूला तैयार है और इसी फार्मूले में आप रखते जाएंगे और आपका जो है पैसिव वॉइस में वाक्य बदल जाएगा। इसके बाद देखिए अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात आती है? हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में बदल जाती है। जैसे आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसमें EJMR की लगेगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वाक्य है तो उसमें EJMR के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो उसमें हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस के जितने भी वाक्य हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस के जितने भी वाक्य होंगे उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके अलावा आपका जो फ्यूचर टेंस का कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब देखिए इतने आपकी टोटल टेंस है तीन के चार भाग हुए, फिर 12 हुए। 12 में आपका 8 का टेंस का वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस में और 4 टेंस के वाक्य नहीं बन पाएंगे। अब देखिए एक हम उदाहरण थोड़ा सा देते हैं, जो जैसे लिखा है राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया हुआ है। अब क्यों? क्योंकि पत्र लिखता है राम, तो राम कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो शुरुआत में दिया है, इसलिए राम इसमें प्रधान है।
इसलिए ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। इसको अब जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? पैसिव वॉइस में। तो आप देखिए राम इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि ये कार्य कर रहा है लिखने का, और किस चीज को लिख रहा है? ए लेटर को लिख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में पढ़ाया जाता है, राम जो सब्जेक्ट है इसका कारक है ने, यानी कर्ता ने, और कर्म को, अगर को का अर्थ निकल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। अब देखिए किसने कौन पत्र लिख रहा है? राम लिख रहा है। किस चीज को राम लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। इसलिए अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और राम जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो राम को उठा करके हम अ लेटर की जगह पर, अ लेटर को उठा करके राम की जगह पर। तो जो वाक्य की शुरुआत राम से थी वो अब वाक्य की शुरुआत अ लेटर से यानी ऑब्जेक्ट से हो जाएगी, अ लेटर। अब देखिए इंग्लिश का एक फंडामेंटल रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब राइट क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। और अभी हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो अ लेटर ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज लगा देंगे। एम जो है पर्टिकुलर आई के साथ आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर आता है। अब इज लगाने के बाद अभी हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब इसकी है राइट। क्या करता है? लिखता है। लिखता है कि इंग्लिश राइट दी हुई है इसमें। तो राइट जो है मेन वर्ब है। राइट का अब थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म, राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट तो है ही है, फिर राइट का सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटेन। अब देखिए ए लेटर इज रिटेन, इतना हो गया। इसके बाद जो है बाई का प्रयोग करेंगे। कार्य करने वाले व्यक्ति के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। जहां भी कार्य किया जा रहा होगा पैसिव वॉइस में अगर वाक्य बदलना है तो कार्य करने वाले व्यक्ति के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करने के बाद अब आया आपका सब्जेक्ट बचा। क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्योंकि ये भैया राम नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस बिल्कुल एक जैसा रहेगा। राम, बाई राम हो गया। अब जैसे दूसरा एक और हम वाक्य बताएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि केवल प्रोनाउन का ही ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस होते हैं। प्रॉपर नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस एक जैसा होता है। जैसे लिखा है शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये दिया हुआ है। और इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा भैया? शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गा रही है। गाने का काम कौन कर रहा है? वो की इंग्लिश क्या दी है? सी। अब देखिए क्या किस चीज को गा रही है? गाने को गा रही है, यानी ए सॉन्ग। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और सी हो गया आपका सब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सी को उठा करके सॉन्ग की जगह पर और सॉन्ग को उठा करके सी की जगह पर रख देंगे। तो अब देखिए जब वाक्य की शुरुआत सी से थी, लेकिन अब वाक्य की शुरुआत ए सॉन्ग से की जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग हमने सबसे पहले लिख दिया, ए सॉन्ग सबसे पहले लिख लिया। अब क्योंकि इज सिंगिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें हम सहायक क्रिया के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे। बीइंग, तो अब ये सॉन्ग भी सिंगुलर नंबर है
इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसके साथ करेंगे। तो इज लगा दिया और इज के बाद बीइंग लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी पार्ट को हटाना है, इसलिए हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। फिर अब हेल्पिंग वर्ब हो गई भैया, एक इज बीइंग, इसके बाद सिंग शब्द एक आपका बचा मेन वर्ब। सिंग का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि हमने फार्मूले में बताया है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, वाक्य चाहे जिस टेंस का क्यों ना हो। तो सिंग का सेकंड फॉर्म है संग, संग का थर्ड फॉर्म है संग, तो इसलिए संग लगा दिया। संग के बाद मेन वर्ब के बाद जो है आपका बाई आएगा, क्योंकि गीत गाने का काम हो रहा है और तो इसमें सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। और फिर हमने एक चीज बताई थी कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो सी जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हर हो जाएगा, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अब इसके बाद देखिए इसमें बहुत से चीजें हैं। तो हमने बताया कि प्रोनाउन का ही केवल ऑब्जेक्टिव केस बनता है, नॉमिनेटिव केस बनता है। सब प्रॉपर नाउन या नाउन का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस या पॉजेसिव केस नहीं बनता है। अब इसके बाद देखिए आता है एक और उदाहरण हम आपको बताएंगे, एक और उदाहरण बताएंगे दूसरे टेंस का। जैसे दिया हुआ है आई हैव laughed at him, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे किस टेंस का ये वाक्य है। तो जिस वाक्य में हैज और हैव लगा हुआ है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो अब देखिए ये इसमें आई हैव लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड के बाद जब एट लग गया तो इसका अर्थ हो गया किसी की हंसी उड़ाना है, किसी का मजाक उड़ाना। अब आई हैव लाफ्ड एट हिम, हिम ऑब्जेक्ट की जगह पर है, आई जो है सब्जेक्ट की जगह पर है। तो मैंने उसकी हंसी उड़ाई, हंसी उड़ाने का काम किसने किया? मैंने किया, इसलिए आई जो है सब्जेक्ट हो गया। मैंने हंसी तो उड़ाई, लेकिन किसकी हंसी उड़ाई? उसकी हंसी उड़ाई जो हिम है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आई को उठा करके हिम की जगह पर लिख देंगे और हिम को उठा करके आई की जगह पर रख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। अब हिम जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हिम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो अपने नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, यानी हिम का नॉमिनेटिव केस होता है ही। क्या होता है? ही। अब ही जो है वो भी सिंगुलर नंबर है। अभी हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। तो हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव जो है प्लूरल और आई के साथ विशेषकर। तो ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि हैज और हैव पैसिव वॉइस में अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ एक शब्द और बीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हैज बीन लिखा जाएगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो है इसका थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे जिस टेंस में वाक्य क्यों ना हो। तो लाफ्ड यहाँ पर भी लाफ्ड जो है पहले लिख लिया। अब ये चूंकि ये फ्रेजल वर्ब बन गई लाफ्ड एट, तो लाफ्ड एट हमने लगा दिया, क्योंकि लाफ्ड एट अगर नहीं लगाएंगे तो फ्रेजल वर्ब नहीं बनेगी, क्योंकि लाफ का मतलब होता है हंसना और लाफ के बाद एट लग गया तो हो गया हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। अब इसके बाद मुख्य मेन वर्ब हो गई आपकी। फिर यह हंसी उड़ाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा किया गया। मेरे की इंग्लिश दी है आई, तो
तो आई जब यहां जाएगी ऑब्जेक्ट की जगह पर तो ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगी और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो यहां पर हमने लिख दिया एट मी और आपका ये वाक्य बन गया।